हेलो फ्रेंड्स। देखिए, लास्ट लेक्चर जो है उसमें हमने बात करी थी ह्यूमन हर्ट के बारे में और उसकी शुरुआत हम कर चुके थे। अभी बहुत ही एनालिटिक वाला जो पार्ट है वो अब जो है एनालिसिस वाला जो पार्ट है वो अब शुरू करेंगे। और इससे पहले जो है मैंने ह्यूमन ब्लड से रिलेटेड 3 लेक्चर और 2 लेक्चर मैंने बोला था आपको ह्यूमन हर्ट पे होंगे। तो ये लास्ट लेक्चर है और ह्यूमन हर्ट इसमें पूरा कवर हो जाएगा, है ना। तो लास्ट लेक्चर में जो है जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें और भी बताई हुई थी, तो उन सभी में से मैंने आपको क्रेस्कोग्राफ पढ़ा दिया था। मैंने बताया था जगदीश चंद्र बोस जो है उन्होंने सबसे पहली बार एक मशीन बनाई, एक डिवाइस बनाई जिससे ये पता चला कि कितनी दर से जो है ना पेड़ पौधे वृद्धि या ग्रोथ करते हैं, है ना। तो ये जगदीश चंद्र बोस ने ये भी बताया कि पादपों की प्राथमिक वृद्धि जो है वो तो क्या होती है, लंबाई होती है। पहले उनकी लंबाई बढ़ती है और उसके बाद में क्या होता है, मोटाई बढ़ती है। और आपको पता होगा कि एक टर्म इंग्लिश में हमेशा पूछा जाता है, ये टर्म आपने जरूर देखा होगा एग्जाम में, डेंड्रो, बहुत बार आया ये, डेंड्रोक्रोनो, है ना, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। क्या मतलब है? डेंड्रो का मतलब पेड़ पौधे, क्रोनो का मतलब समय और लॉजी का मतलब अध्ययन। कि पेड़ों को जब काटते हैं हम लोग, मोटे पेड़ को, बड़ा पेड़ है जो, तो उसके अंदर है ना रिंग वलय बन जाती हैं। उन वलयों की गिनती के आधार पर उनके वर्ष को निकाला जा सकता है कि वो पेड़ की उम्र कितनी होगी। तो देखिए, प्राथमिक जो लंबाई है वो तो पेड़ पौधे में लंबाई होती है, लंबाई बढ़ती है, और द्वितीयक वृद्धि जो है उनकी मोटाई बढ़ती है। तो ये बात आपको पता चल गई होगी। और उन्होंने ये भी बताया कि कुछ हद तक जो है वो सजीव की तरह से व्यवहार करते हैं, जेसी बोस ने ये बताया, है ना। तो मैंने ह्यूमन हर्ट के बारे में बात करें, लेकिन कुछ और भी जो इंटरलिंक्ड बातें उनको भी हम कवर करते हुए चलते हैं। जिस प्रकार से आपको पता है कि ह्यूमन हर्ट को जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी से मापा जाता है, उसी तरह से भूकंप के भी जो कंपन होते हैं वो किससे मापे जाते हैं, सीज्मोग्राफ। और ये वाली बात मैंने आपको कंप्यूटर में भी बताई है ना। और कंप्यूटर में मैंने क्या बताया कि जो सिज्मोग्राफ होता है वो एक जो है ना, वो एक एनालॉग डिवाइस है, और उसको फिर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर देंगे तो एनालॉग प्लस डिजिटल मिलके उसको क्या बोल देते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर कह देते हैं। तो आप लोग यदि है ना किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्यूटर की प्लेलिस्ट भी साथ में तैयार चल रही है, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो एनालॉग, हाइब्रिड और डिजिटल कंप्यूटर में क्या अंतर होता है मैंने वहाँ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो सिज्मोग्राफ क्या होता है, वो भूकंप के कंपन, सीज्मिक वेव, जो कि टेक्टोनिक प्लेट अपने आप को जब एडजस्ट करती हैं धरती के नीचे, टेक्टोनिक प्लेट्स, तो क्या होता है, कंपन उत्पन्न होता है। और वो कंपन जो है ना, पी वेव, एल वेव और एस वेव, ये पी, एल और एस वेव मैंने जियोग्राफी के चैप्टर में बहुत अच्छे से कवर करवाया, तो आप वहाँ देख सकते हैं, है ना। जियोग्राफी की प्ले लिस्ट भी तैयार है। तो देखिए, और इसको लघुगणक पैमाना, लघुगणक का मतलब होता है लॉगरिथम। आपने बचपन में जरूर लॉगरिथम, लॉग टेबल वगैरह देखा होगा। तो लॉग के ऊपर क्या है, उसका मापन किया जाता है। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सिज्मोग्राफ जो है ना वो रिएक्टर स्केल पर जो है 0 से लेकर 10 तक ये इसका मापन होता है। और आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं मैं, मान लीजिए कहीं पर मान लीजिए 1 रिएक्टर स्केल का भूकंप आया और कहीं पर 2 का आया, तो जहां पर 1 आया उसकी तुलना में 2 जो है ना वो सीधा सीधा इससे 10 गुना ज़्यादा कंपनिक है, मतलब ज़्यादा भूकंप की तरंग है। वैसे ही मैं आपसे ये बोलूँ, कहीं पर 2 रिएक्टर स्केल का भूकंप आया, कहीं पर 3 आया, इसका मतलब ये है कि ये इससे 10 गुना ज़्यादा पावरफुल भूकंप है। तो मैं वैसे ही बोलूँ आपको कि किसी जगह 2 रिएक्टर स्केल का भूकंप आया और किसी जगह 5 का आया, तो इसका मतलब 2 से 3 गए तो 10 गुना हो गया, 3 से 4 गए तो 10 गुना हो गया, 4 से 5 गए तो 10 गुना हो गया। तो एक्चुअल में कितने गुना हो गया, 10 गुना 10 गुना 10, इसका मतलब 1000 गुना। तो ये बात समझ में आ गई कि जब भी किसी भी रिएक्टर स्केल पर यदि 2 का रिएक्टर स्केल पैमाने पर भूकंप आया है और कहीं पर 5 का आया है, तो इसका मतलब 2 से 3 10 गुना, 3 से 4 10 गुना, 4 से 5 10 गुना, इसका मतलब 10 गुना 10 गुना 10 बराबर 1000 गुना ज़्यादा। तो ये बात समझ में आ गई। तो हर अगले रिएक्टर स्केल पर जो है ना वो 10 गुणे में सीधा सीधा वृद्धि होता है। तो भूकंप की तीव्रता का मापन जो है वो किस में किया जाता है, सभी को पता होगा, रिएक्टर स्केल में। रिएक्टर ने ये दिया था इसलिए। और भूकंप के अध्ययन को क्या बोलते हैं, सीज्मोलॉजी बोलते हैं। तो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया। तो देखो, ये वाली बात यहाँ पर बताई हुई है, 1 से 2 जा रहे तो 10 गुना, 2 से 3 जा रहे तो 10 गुना, इससे जा रहे तो 10 गुना। तो 1 से सीधा 4 पे जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 गुना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी एग्जाम में इस तरह का प्रश्न आ जाए तो आपको भी कंफ्यूज मत हो जाना। क्योंकि यदि कहीं पर 7 रिएक्टर स्केल का भूकंप आया और कहीं पर 9 रिएक्टर स्केल का भूकंप आया, तो 9 रिएक्टर का जो भूकंप है ना वो 7 रिएक्टर स्केल के भूकंप से 100 गुना ज़्यादा
प्रभावशाली होगा, क्योंकि 7 से 8 में 10 गुना और 8 से 9 में 10 गुना, और 10 गुना 10 बराबर 100। तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो सीज्मोग्राफ जो है ना, इस तरह की वेव्स को, कंपन को मेजर करता है। जहाँ पर ज़्यादा वेव है, कंपन ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पर भूकंप ज़्यादा है। तो ये जो है सीज्मोग्राफ मशीन है। और सीज्मोग्राम जो होता है ना, वो एक प्रकार का कंप्यूटर होता है जो कि रिपोर्ट देता है। तो सीज्मोग्राम और सीज्मोग्राफ ये रिपोर्ट देता है और ये मशीन है। तो ये बात समझ में आ गई। अब आपको पता होगा टेलीग्राफ की शुरुआत की थी, है ना, टेलीग्राफ की शुरुआत की थी, आपको याद आ रहा है? भारत में लॉर्ड डलहौजी ने टेलीग्राफ की शुरुआत की थी, ट्रेन्स की शुरुआत हुई थी। और उसके बाद जो है ना, बहुत तेज़ी से संदेश का आदान प्रदान होने लग गया, और इसीलिए भी अंग्रेज जो है ना, पूरी तरह से शासन को एक है ना स्ट्रॉन्ग होल्ड कर सके। तो सैमुअल मॉर्स जो है, उन्होंने कोड के रूप में क्या है, तरंगों को भेजा, और ये मॉर्स कोड कहलाता था, है ना। और कोड के आधार पर ये तारों के माध्यम से, है ना, जो है टेलीग्राफ के माध्यम से अपने संदेशों को भेजा करते थे। ये देखिए, आपने देखा होगा झूठ पकड़ने की मशीन होती है जो है ना, लाई डिटेक्टिंग जो डिवाइसेज है, लाई डिटेक्टिंग डिवाइसेज। तो क्या है, इसका प्रयोग नॉर्मली जो है ना, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, और कई बार जो सीबीआई और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरोज जो है ना, वो ज़रूर इसका यूज़ करते हैं। क्योंकि देखिए, जब भी हम लोग झूठ बोल रहे हैं और हमें पता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं केमिकल एक है ना चेंजमेंट आता है, हमारे टेम्परेचर में, हमारे रिएक्शन में। और वही रिएक्शन में यदि ज़्यादा वेरिएबिलिटी होती है, तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं हम झूठ बोल रहे हैं। तो इससे पता चल जाता है कि व्यक्ति जो है ना, वो झूठ बोल रहा है। तो इसके आधार पे क्या है, झूठ पकड़े जाते हैं। तो देखिए, झूठ पकड़ने के लिए कौन कौन सी मशीन है, उस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ रहा है पॉलीग्राफ टेस्ट। ये तो बहुत कॉमन है, आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में। इसमें क्या करते हैं, हृदय की धड़कन में क्या परिवर्तन हो रहा है, ब्लड प्रेशर में क्या परिवर्तन हो रहा है, शरीर के तापमान पर जब जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसमें शरीर के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, श्वसन दर में कितना वेरी आ रहा है, इसे लाई डिटेक्टर भी कहते हैं, झूठ पकड़ने की मशीन। 4 ग्राफ की तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, और उसके बाद जो है ना, एक क्यूमुलेटिव एनालिसिस निकालते हैं कि जो प्रश्न पूछे उसमें से कौन कौन से प्रश्नों पर उसने व्यक्ति ने झूठ बोला होगा। तो ये जो है ना, एक तरीका है। दूसरी जो विधि है वो नार्को विधि है, नार्कोटिक्स। नार्कोटिक्स का मतलब क्या होता है, जो हम लोग जो है, जो ड्रग्स वगैरह देके और है ना सुन्न करके, और फिर हम लोग कोई पूछेंगे बात को, तो वो सच सच बताता जाएगा, क्योंकि वो अपने सेंस में नहीं है व्यक्ति। तो ये भी एक तरीका है। और एक होता है कि दिमाग के अंदर जो ब्रेन मैपिंग कराई जाए, मतलब दिमाग के अंदर वेव्स भेजी जाए, और हम जो प्रश्न पूछ रहे हैं, तो दिमाग के अंदर जो केमिकल रिएक्शन में चेंज आ रहा है, तो उसके आधार पे ब्रेन मैपिंग किया जा सकता है, राइट। तो ये भी तरीके हैं। तो देखो, नार्को परीक्षण क्या है, रोगी में दवा इंजेक्ट की जाती है, उसे अवचेतन कर दिया जाता है, सबकॉन्शियस माइंड में ले जाया जाता है, और उसके बाद वो सत्य बताता चला जाता है। तो नार्को टेस्ट में कौन कौन सी दवाई का प्रयोग करते हैं, सोडियम पेंटोथेल का प्रयोग करते हैं, और सोडियम इमाइटेल। तो सोडियम पेंटोथेल और सोडियम इमाइथेल का प्रयोग नार्को टेस्ट में किया जाता है ना। इसे जो है ट्रुथ सीरम, ट्रुथ ये यहाँ पर ट्रुथ लिखा है, TRUTH, इसको ट्रुथ सीरम भी कहते हैं। देखिए, उसके बाद में आ रहा है ब्रेन मैपिंग। सबसे बेस्ट तकनीक जो मानी गई है ना, वो ब्रेन मैपिंग को मानी गई है, सबसे मोस्ट रिलायबल टेक्निक इट विल कॉल्ड, राइट, अमंग दीज 3। तो लॉरेंस जो है, इन्होंने इसकी खोज की थी। तो आपसे पूछा जाए ब्रेन मैपिंग की किसने खोज की थी, तो आप बता सकते हैं, है ना। अब देखो, आगे चलते हैं। एक मशीन में रोगी के है ना विद्युत तरंगे प्रवेश करवाई जाती हैं, और झूठ बोलने पर मस्तिष्क में जो उन तरंगों में जो परिवर्तन आता है, पी वेव में जो परिवर्तन आता है, तो उनसे पता लगाया जाता है कि व्यक्ति सत्य बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो ये बहुत ही है ना रिलायबल टेक्निक है, राइट, ब्रेन मैपिंग, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी व्यक्ति को झूठ बोलने पर पकड़ सकते हैं। अब हम लोग रुधिर पर आ रहे हैं, वाहिनिकाओं पर बात करेंगे, और एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है, आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि जब भी रुधिर की बात कर रहे हैं, तो रुधिर वाला सेक्शन तो हमने कवर कर लिया है। अब जब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, तो एक हृदय होता है, उसमें धमनियां होती हैं, मतलब आर्टरीज, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है और विभिन्न अंगों तक लेके जाती है, और अंगों से वापस जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में आ जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में आता है, और हार्ट से उसको फेफड़ों में भेज दिया जाता है। तो जो कार्बनिक जो ब्लड बना है, वो फेफड़ों के माध्यम से हमारे श्वसन से कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन हो जाता है। तो इस तरह से ये जो हैं, ये धमनी आर्टरीज हैं, ये अंग हैं,
और अंग से जो अशुद्ध रक्त कह लो या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाली मात्रा जो है ना वो हार्ट में आता है और हार्ट फेफड़ों को दे देता है और फेफड़े इसको एक्सहेल कर देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इस तरह से बाहर निकल जाता है। तो ये प्रक्रिया कुल मिला के, तो हृदय, धमनी और शिराएं ये मेन जो है हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र का प्रमुख हिस्सा है। तो रुधिर वाहिनिकाओं का जो अध्ययन है, चूंकि एंजियो कहते हैं, आपने सुना होगा एंजियोलॉजी किसका अध्ययन होता है? रुधिर वाहिनिकाओं का अध्ययन। और रुधिर वाहिनिकाओं में जो चित्रण लेना होता है, देखिए आपको पता होगा जब भी कभी है ना, जब भी कभी हमको ये पता करना होता है कि किसी व्यक्ति के शरीर में क्लॉट कहाँ जमा हुआ है, ब्लड क्लॉट कहाँ जमा हुआ है, तो आपने सुना होगा जो थाइज वाला हिस्सा होता है, जांग वाला जो हिस्सा होता है, वहाँ से एक बहुत ही पतली सी केबल जिसके आगे कैमरा होता है उसे हृदय तक भेजा जाता है और ये नोटिस किया जाता है कि किस समय जगह पर क्लॉट है, और उस जगह पर क्लॉट की जगह क्या कर दिया जाता है, छल्ले डाल दिए जाते हैं, है ना। ठीक है, तो छल्ले डालने से क्या हो जाएगा, वो क्लॉट जो जमने वाला है ना उसको वो खोल देगा, ओपन कर देगा, ताकि ब्लड का सप्लाई लगातार हो सके। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जब भी जो है ना, एक तो थी ब्रैकियल कैरोटिड धमनी, तो ब्रैकियल कैरोटिड धमनी के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, ये तो हाथ में पाई जाने वाली धमनी है, और हृदय को जो रक्त सप्लाई करती है उसका नाम क्या है, कोरोनरी धमनी। और कोरोनरी धमनी में यदि ब्लड क्लॉट आ जाएगा तो क्या होगा, हृदय को सप्लाई नहीं मिल पाएगा और हार्ट अटैक आ जाएगा, क्योंकि हृदय को ऊर्जा ही नहीं मिल पा रही है, क्योंकि यही नलिकाएं जो है ना शरीर के एक एक अंगों तक ऊर्जा पहुंचाने का काम करती है रक्त के माध्यम से। तो देखिए रुधिर की वाहिनिकाओं का जो चित्रण लेना होता है, जो मैंने बताया जांग के माध्यम से एक कैमरा आगे प्रवेश करवाया जाता है और पूरे शरीर में ऊपर तक नलिकाओं के अंदर अंदर भेजा जाता है, तो उसे एंजियोग्राफी कहते हैं। ग्राफी का मतलब चित्र लेना। और रुधिर वाहिनिकाओं का जो मरम्मत है, जो हम लोग जो है ना बाईपास सर्जरी कर रहे हैं, है ना, या फिर छल्ले डाल रहे हैं, रिंग्स डाल रहे हैं, तो वो जो है एंजियोप्लास्टी कहलाएगा ना, एंजियोप्लास्टी। तो देखिए आप देखिए क्या होता है, हृदय जो है उससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, वो कहाँ पर चला जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला जाता है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो अंगों तक जाएगा, और अंगों में क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी जो है ना एक एक कोशिकाओं में बनती है, और जब ये एटीपी का निर्माण हो जाता है तो एक्चुअल में ऑक्सीजन की कुछ मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा के माध्यम से, प्लाज्मा मैंने आपको है ना ब्लड में पढ़ाया है, आप अच्छे से देखिए प्लाज्मा वाला सेक्शन, तो शिराओं के माध्यम से वापस हृदय में जाएगा और हृदय से फेफड़ों के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। तो ये पूरा जो है ना प्रोसेस होता है, राइट। अब देखिए बात आ रही है धमनी की। देखो इस बीच में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ। देखिए मैं पिछले दिनों में 8, 10, 12, 15 अलग अलग लेक्चर्स को कवर कर रहा था, अभी मैं केवल 4 लेक्चर्स कवर करूंगा पैरेलली। एक तो कंप्यूटर, एक इंग्लिश वाला पूरा लेक्चर कवर करूंगा, इंग्लिश में वोकैबुलरी और ग्रामर, एक मैं आपको पॉलिटिकल साइंस लगातार कंटिन्यू करूंगा और एक कंप्यूटर कवर करूंगा। तो जैसे ही कंप्यूटर और बायोलॉजी खत्म हो जाएगा उसके बाद में मैं दूसरे सब्जेक्ट को पिक करूंगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज हो रहे हैं और मेरे लिए भी लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप जो है आप इस अंडरस्टैंडिंग को समझेंगे कि पहले पहले मैं बायोलॉजी फिनिश करता हूँ, इधर कंप्यूटर को फिनिश करता हूँ, इंग्लिश एक बहुत ही लेंदी सेक्शन है तो इसलिए इंग्लिश तो लगातार चलता रहेगा, और पॉलिटिकल साइंस, इन ये जो सब्जेक्ट खत्म होंगे तो एक साइंस वाला सब्जेक्ट और एक या तो ज्योग्राफी या फिर इकोनॉमिक्स ऐसे ले लेंगे, ताकि आपका ये वाला सेक्शन भी कवर हो जाए, राइट। तो आप जो है यदि आपको वाकई में अच्छा लग रहा है, ये इसमें कोई कमी है तो आप मुझे बताएं, और आप कोई और सब्जेक्ट भी चाहते हैं तो वो भी मुझे सजेस्ट कीजिए, क्योंकि आपका जो है ना आपकी तरफ से कोई प्रॉपर रुझान नहीं आ रहा तो मेरा भी जो मोटिवेशन कम होता जा रहा है, इसीलिए मेरी भी जो है ना लेक्चर्स की फ्रिक्वेंसी कम हो गई है। अदरवाइज पिछले दिनों में मैं 4-5 लेक्चर पर डे डाल रहा था, लेकिन आजकल मुझे भी इंटरेस्ट कम आ रहा है, क्योंकि आप लोग कोई कमेंट नहीं करते नीचे, ना ही रिस्पॉन्स करते, आंसर्स भी नहीं दे रहे हैं, है ना। तो देखिए धमनी के ऊपर आ जाते हैं। धमनी, तो धमनी का मतलब है आर्टरीज जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है। तो इसकी विशेषताएं क्या देखते हैं। यह रक्त को हृदय से अंगों तक पहुंचाती है, जो भी अंग हैं एक एक ऑर्गन तक लेके जाती है। रक्त प्रवाह हृदय से दूर होता है, मतलब दूर की तरफ ले जाती है। धमनियों में रक्त दाब उच्च होता है क्योंकि पूरे शरीर में प्रवाह करना है, और आपको पता है कि जो 70 ml जो है, मैंने आपको बताया था ना लास्ट लेक्चर में, एक बार में एक धड़कन में 70 ml रक्त जो जाता है वो सीधा सीधा जो है ना बहुत प्रेशर के साथ में, तो ये लगभग क्या है, लगभग 80 से 120 मिलीमीटर Hg हाइड्रोजीनियम पारा, 80 से 120 mmHg
इस दर पर रक्त जाता है, ठीक है, तो इसमें उच्च दाब होता है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। कपाट अनुपस्थित है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, वाल्व जो हैं वो शिराओं में पाए जाते हैं, क्योंकि शिराओं में ऐसा ना हो जाए कि अशुद्ध रक्त वापस से अंगों में पहुंच जाए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन धमनियों में तो पहले ही प्रेशर इतना ज़्यादा है कि वो तेज़ी से अंगों में पहुंचेगा, तो यहाँ पर वॉल्व की आवश्यकता नहीं है, तो वॉल्व नहीं होते, राइट, किसमें, धमनियों में। और धमनी की दीवार जो है ना वो मोटी होती है, क्या कारण है, प्रेशर ज़्यादा है, शिराओं में प्रेशर कम होगा। गुहा सकड़ी जाने की जगह तो कम होती है, लेकिन है ना भित्ति जो होती है उसकी वाल बहुत मोटी होती है। तो ये दोनों पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए, धमनियों की गहराई में स्थित होती है। आप कभी भी अपने हाथ में देखेंगे ना तो आपको ब्लू वाली नलिकाएं दिखेंगी, तो ये जो नीली वाली नलिकाएं है ना वो धमनी नहीं है, वो शिराएं हैं, वो वीन्स हैं। धमनियां तो बहुत अंदर पाई जाती है जो दिखाई नहीं देती हैं, और धमनियों का रंग लाल होता है, जबकि जो हम शिराएं देखते हैं उसका रंग थोड़ा नीले से कलर का होता है, ग्रीनिश नीला, ठीक है। रक्त का प्रवाह बहुत तेजी से होता है, असतत होता है, बिना रुके होता है, और ये शुद्ध रक्त को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है, क्योंकि सभी अंगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता है। क्या कारण है, ऑक्सीजन और जो हमने खाना खाया उससे जो ग्लूकोज बना है, ग्लूकोज का मतलब C6H12O6, इन दोनों के मिलने से जो निर्माण होगा वो निर्माण होगा ATP का, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट का निर्माण होगा। तो इस तरह से ये जो है ना प्रोसेस होता है। देखिए, मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ कि बायोलॉजी में अगले चैप्टर्स कौन कौन से आने वाले हैं, क्योंकि मुझे कुछ रिक्वेस्ट आई थी। तो एक रिक्वेस्ट में ये भी था कि पहले आप जो ग्लैंड है ना, एंडोक्राइन सिस्टम जो है, अंतःस्रावी ग्रंथियां, तो ये इस लेक्चर के बाद में, चूंकि इसमें ब्लड खत्म हो जाएगा, तो मैं आपको एंडोक्राइन सिस्टम जो कि कम से कम 3 या 4 लेक्चर में खत्म होगा, और उसके बाद में जो है ना मैं सेल कोशिकाओं को लूँगा, उसके बाद में एक्सक्रीटरी सिस्टम, और जो है ना श्वसन तंत्र, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये ह्यूमन एनाटॉमी को पूरा कवर करेंगे। उसके बाद बोन वाला, हड्डियों वाला सिस्टम लेंगे, और उसके बाद जो है ना जूलॉजी और बॉटनी के ऊपर भी, जो है ना पेड़ पौधों के ऊपर है ना, इन सभी के ऊपर भी पूरा लेक्चर पढ़ेंगे। और इसके अलावा 9th-10th की बुक के जो NCERTs के जो क्वेश्चंस आते हैं, है ना, जो है ना 5 किंगडम्स हैं, है ना, उन सभी के बारे में, मतलब एक एक लेक्चर को बायोलॉजी के कवर करते जाएंगे, ठीक है। आपका कोई भी सजेशन है, काइंडली सजेस्ट मी सो दैट आई विल डू अकॉर्डिंग टू योर सजेशन, ठीक है। तो आपको धमनी एकदम क्लियर हो गया होगा। अब आ रही है बात शिराओं की। तो शिराओं को क्या बोलते हैं, शिराओं को बोलते हैं वेन्स, VINS, वेन्स मतलब शिराएं। तो देखिए, है ना, और शिराओं के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। ओहो, शिराओं के बारे में कुछ नहीं दिया, मैं बता देता हूँ शिराओं के बारे में। चलो, शिराओं के बारे में मैं बता देता हूँ आपको, कंपैरिजन कर लेते हैं धमनी से ही। तो देखिए, धमनी और शिराओं में क्या अंतर होता है। तो अब अभी ये धमनी लिखा हुआ है, मैं इसके ऊपर शिराओं की बात कर रहा हूँ, अंतर क्या है, शिराएं, ठीक है। तो शिराओं पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो हैं अंगों से हृदय पर रक्त लेकर जाती है। यहाँ पर अब धमनी नहीं पढ़ रहे हम लोग, शिराएं पढ़ रहे हैं। तो इसमें चेंजमेंट क्या है कि अंगों से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना लगभग 4%, जो कुल जो श्वसन है ना उसका 4% कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उसमें, ठीक है। रक्त का प्रवाह हृदय की तरफ होता है, उल्टा है। किसकी बात कर रहे हैं अभी हम लोग, शिरा की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और दाब उच्च नहीं होता, निम्न होता है, और इसको 20 mmHg, ये जो पॉइंट बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 मिलीमीटर Hg, दाब कम है। इसीलिए क्या होगा कि हमारे अंगों से जो हृदय में रक्त पहुँच रहा है वहाँ पर ये कम दाब की वजह से वापस उल्टी भी लौट सकते हैं, कम दाब की वजह से ये अंगों पर भी पहुंच सकते हैं, और इससे क्या हो जाएगा, बहुत ही ना कॉम्प्लेक्स पोजीशन हो जाएगी। तो रक्त एक बार आगे चला गया ना तो तुरंत जो है ना वॉल्व्स पाए जाते हैं इनमें। देखो वॉल्व्स कैसे होते हैं मैं समझाता हूँ आपको। ये मान लीजिए शिराएं हैं, क्योंकि धमनी में तो होता ही नहीं है, और ये जो है ना ये जो है ये वॉल्व है, ये वॉल्व है, ठीक है। अब रक्त क्या है, ये हृदय है ऊपर, है ना, ये देखिए ये हृदय ऊपर है, और यहाँ पर ये अंगों से रक्त जा रहा है। तो जैसे ही अंगों से रक्त ऐसे ऊपर जाएगा तो ये वॉल्व अपने आप खुल जाएगा, पॉइंट क्लियर है, और रक्त जो है ये ऊपर आ गया। लेकिन रक्त अब चाहे भी तो नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि ये वॉल्व पीछे की तरफ बंद नहीं होता। तो इस तरह से क्या है, ये हमेशा क्या है, बंद पोजिशन में रहता है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको एकदम। तो देखिए, निम्न धमनी में ये धमनी में तो नहीं, हम लोग शिराओं की बात कर रहे हैं। तो शिराओं में रक्तदाब जो है वो निम्न है, ठीक है,
इसमें उच्च होता है। कपाट जो है अनुपस्थित नहीं, यहाँ पर उपस्थित होते हैं। धमनियों में कपाट उपस्थित होते हैं। धमनियों की तुलना में जब शिराओं की बात कर रहे हैं तो शिराओं में भित्ति दीवारें तो पतली लेकिन गुहा बहुत मोटी होती है, अंदर की जगह बहुत मोटी होती है। आप देख रहे होंगे कि आपके हाथ में जो नसें दिख रही है ना, ये बहुत फूली फूली बाहर की तरफ दिखाई दे रही है, और ये जो है बाहर की ओर होती हैं, धमनियाँ अंदर की ओर होती हैं। रक्त असतत नहीं बहता क्योंकि दबाव कम रहता है, और ये जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी है। तो आपको धमनी भी क्लियर हो गया और शिराएं भी क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, ये सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो देखिए फेफड़ों के बारे में हल्का सा पढ़ लेते हैं ताकि फेफड़ों वाले डायग्राम को मैं हटा देता हूँ। फेफड़ों में आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है वो प्रवेश करता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। एक बात याद रखना कि फेफड़ों में ये क्षमता कैसे आएगी वो पहचान ले कि, और कभी भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जब हम लोग इनहेल कर रहे हैं या एक्सहेल कर रहे हैं, जब हम निश्वसन कर रहे हैं या श्वसन ले रहे हैं, तो ये दोनों गैसें मिक्स क्यों नहीं हो रही हैं? क्योंकि इन दोनों का जो आंशिक दाब है, इंटरनल प्रेशर, वो दोनों का अलग अलग होता है। तो इस इंटरनल प्रेशर, आंशिक दाब के अलग अलग होने की वजह से क्या है, ये अलग अलग दाब की वजह से अलग अलग मिक्स नहीं होते। राइट, क्लियर है? ये प्रश्न कई बार पूछा है तो मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं। आंशिक दाब या वी कैन से इंटरनल प्रेशर। तो ये बात समझ में आ गई फेफड़ों से रिलेटेड। अब देखिए जो फेफड़े हैं, है ना, ये जो फेफड़े हैं, फेफड़ों से जो ऑक्सीजन को लेकर आ रही है ना, जो ऑक्सीजन वाली लेके आ रही है, मतलब जो ऑक्सीजन लिया जा रहा है, तो ये ऑक्सीजन जो लेकर आती है ना, तो एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, शिराएं जो है इसके बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ये अशुद्ध रक्त या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है, जबकि धमनी के बारे में हमने क्या सुना, तो पढ़ा था कि ये शुद्ध ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आने वाली आती है। लेकिन दो अपवाद याद रखेंगे, देयर इज टू एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब अपवाद है कि ये जो है ना फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेकर आ रही है और हृदय में दे रही है, लेकिन ये धमनी होनी चाहिए थी, लेकिन शिरा है। तो केवल एकमात्र ऐसी शिरा है जो शुद्ध रक्त को लेकर आती है। वो कौन सी है? जो फेफड़ों से हृदय तक जाती है, वही जो शिरा है वो एकमात्र ऐसी है जो शुद्ध रक्त लेकर आती है। बाकी सभी शिराएं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है लेकर कैरी करती हैं। तो ये क्लियर है? तो फेफड़ों से ये वाली बात क्लियर हो गई, है ना। अब सबसे पहले जो रक्त पहुंचता है फेफड़ों से ऑक्सीजनेटेड, वो किस में पहुंचता है? लेफ्ट ऑरिकल। देखिए यदि आप ये पहली बार लेक्चर देख रहे हैं तो इसकी बेस क्लास जो है ना, मैंने बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस बताए हैं, है ना। सभी मैंने चैम्बर्स बताए हैं लास्ट लेक्चर में, और वॉल्व्स बताए हैं। हृदय में 4 वॉल्व्स पाए जाते हैं। अलग अलग जीव जंतुओं में कितने चैम्बर्स पाए जाते हैं ये भी बताए हैं। तो ये बात आप जो है ना पिछले लेक्चर में देखेंगे तो ये वाला लेक्चर आपको क्लियर हो पाएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स वाले सेक्शन मैंने थोड़े से आगे करवाए हैं। तो देखिए फुफ्फुसीय शिरा, लेफ्ट ऑरिकल, तो लेफ्ट ऑरिकल में सबसे पहले रक्त पहुंचता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले शुद्ध रक्त कहाँ आता है, तो आप बताएंगे ये लेफ्ट का मतलब हिंदी में बायां होता है। तो बायां आलिंद, आप याद रखेंगे ऊपर ऊपर वाले दोनों आलिंद हैं, नीचे नीचे वाले दोनों निलय हैं। वेंट्रिकल इंग्लिश में, ऑरिकल जो है आलिंद को बोलेंगे। तो देखिए बायां जो आलिंद है उसमें सबसे पहले रक्त प्रवेश करता है। और यहाँ पर मैंने ये जो एरो बनाया हुआ है, ये जो एरो है नीचे, ये एरो, यहाँ पर मैंने बताया था एक आपको कि बाइकस्पिड वॉल्व पाया जाता है ना, मिस्ट्रल वॉल्व भी कहते हैं इसे, लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। तो यहाँ से रक्त क्या होता है, लब से ही आवाज़ के साथ में नीचे प्रवेश करता है, और ये किस में आ जाता है, जो है बाएं निलय में आ जाता है। और आपको ये बात याद रखनी है, बायां निलय सबसे बड़ा चैम्बर है। इसके अंदर है ना 170 ml रक्त जो है, एक धड़कन जैसी खत्म होती है तुरंत 170 ml जो है, जो 70 मिलीमीटर जो रक्त है वो सीधा जो है ना महाधमनी में आ जाता है। और ये महाधमनी जो है आगे जाके अलग अलग नलिकाओं में ना टूट जाती है। टूटने का मतलब अलग अलग नलिकाओं में रास्ते बन जाते हैं, और पूरे शरीर में जो है ना महाधमनी के माध्यम से एक एक अंग के एक एक कोशिका तक, है ना, धमनिकाओं के माध्यम से जो है रक्त जो है पहुंच जाता है। तो ये महाधमनी है। सबसे बड़ी धमनी जो है वो एरोटा ही कहलाती है। ये बात क्लियर हो गई। और सबसे बड़ा चैम्बर कौन सा है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा दाब है, क्योंकि पूरे शरीर में इसको रक्त पहुंचाना है, इसलिए सबसे बड़ा चैम्बर होता है बायां निलय। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब क्या होगा, महाधमनी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर कौन आती है,
आरबीसी, क्योंकि आपको मैंने रक्त वाले चैप्टर में पढ़ाया कि हीमोग्लोबिन जो है, एक हीमोग्लोबिन जिसमें लोहा तत्व होता है वो 4 ऑक्सीजन को एक साथ कैरी कर सकता है। और शरीर से जो है अशुद्ध रक्त जो बना है, शरीर का मतलब अंगों से, अलग अलग अंगों में क्या है, एटीपी का निर्माण हुआ, ऊर्जा का निर्माण हो गया, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड निकली। तो ये डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो सबसे पहले कहाँ पहुँचता है, देखो नीचे नहीं पहुँच रहा, ऊपर वाले में, मतलब राइट ऑरिकल, दाएं आलिंद में पहुंचेगा। और दाएं आलिंद के अंदर जाके फिर जैसे ये जो है ना, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है, तो ट्राइकस्पिड वॉल्व से क्या होता है, यहाँ पर भी लब से आवाज़ आती है और जो है रक्त इसमें इकट्ठा हो जाता है। और फाइनली जो रक्त है ना, फाइनली जो रक्त है वो कहाँ पहुँच जाता है, और उसके बाद में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फेफड़ों में पहुँच जाएगा। और यहाँ से जो है कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, और ऑक्सीजन अंदर एंटर हो जाएगा, है ना, श्वसन के साथ में। तो ये बात क्लियर हो गई। क्योंकि धमनी जो है ये महाधमनी और ये महाशिरा है, महाशिरा जो है ना सबसे लंबी, हमारे जो एंजियो जो है, हमारी जो नलिकाएं हैं उनमें सबसे बड़ी नलिका होती है वेना कोआ, है ना, इंफीरियर वेना कोआ सबसे लंबी शिरा है, याद रखना, जो पीछे से पैरों तक जाती है पूरा, ठीक है, तो सबसे लंबी शिरा कहलाती है। और धमनी में सबसे लंबी कौन होती है, महाधमनी सबसे लंबी होती है। यहाँ पर धमनी के अंदर वॉल्व नहीं पाए जाते हैं, उसके पीछे कारण क्या है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है। कितना प्रेशर है महाधमनी में, जो है 80 से 120 मिलीमीटर पारा, ये दाब मापने का एक यंत्र होता है, मिलीमीटर पारा। और महाधमनी में कितना होता है, 20 HG। तो ये बात समझ में आ गई। तो ये सभी सेक्शन जो हैं, आप रक्त का चैप्टर के 5 लेक्चर बने, आप एक एक लेक्चर को जब कवर करेंगे ना, तभी आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो देखो अब जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ रही है बात बायां निलय। बायां निलय जो नीचे वाला हिस्सा है, कौन सा वाला, जिसमें सबसे ज़्यादा दाब होता है, जिससे ही 70 ml रक्त जो है एक साथ पहुंचता है ना। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में ये भी बता दिया कि 2 वॉल्व्स और भी होते हैं, और उनके नाम क्या है, अर्धचंद्राकार वॉल्व, है ना, अर्धचंद्राकार वॉल्व। तो उसमें एक तो होता है एरोटा वॉल्व और एक होता है फुफ्फुसीय वॉल्व, है ना, पल्मोनरी वॉल्व। तो पल्मोनरी वॉल्व, तो देखो मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये जो वॉल्व है ना, यहाँ से जो रक्त निकल रहा है शरीर में जा रहा है, ये एरोटा वॉल्व है। और ये जो है ना, ये वाला जो वॉल्व है, ये वाला जो वॉल्व है, ये जो बाहर जाएगा, ये वाला जो फेफड़ों में जा रहा है, ये पल्मोनरी। पल्मोनरी का मतलब ही फेफड़े होता है, याद रखना। तो आपको ये बात समझ में आ गई। पल्मोनरी वेन, फुफ्फुसीय शिरा हमेशा अशुद्ध रक्त को लेकर जाती है, लेकिन एकमात्र ऐसी शिरा है जो ये जो है शुद्ध रक्त को लेकर आती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है। और यहाँ पर धमनी सारी की सारी शुद्ध रक्त को लेकर जाती हैं, लेकिन ये एकमात्र ऐसी धमनी है जो अशुद्ध रक्त को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फेफड़ों तक लेकर जाती है, हृदय से। तो ये चारों पॉइंट आप याद रखना, फुफ्फुसीय शिरा, फुफ्फुसीय धमनी, महाधमनी और महाशिराएं, जिसको एरोटा बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए कुछ छोटी सी बातें रह गई है, वो हम लोग देख लेते हैं। बायां निलय जो है वो सबसे बड़ा कक्ष है, इसकी दीवार भित्ति भी बहुत मोटी होगी क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है, बहुत मजबूत पेशी होगी, ये भी बात समझ में आती है। और चूंकि सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है तो सबसे ज़्यादा खराब होने का फेल्योर किसको संभावना होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल को। तो ये सबसे बड़ा चैम्बर है, राइट। और हृदय के दाएं भाग के दोनों कक्षों में जो है ना अशुद्ध रक्त बहता है। तो देखो ये पॉइंट और देख लीजिए आपको यहाँ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है क्योंकि शुद्ध रक्त आया और शुद्ध रक्त चला गया, और यहाँ से अशुद्ध रक्त प्रवेश किया। और तो ये वाला जो पार्ट है लेफ्ट वाला, ये शुद्ध रक्त बहेगा इसमें, और ये वाला जो राइट वाला पार्ट है उसमें अशुद्ध रक्त बहेगा। तो ये बात क्लियर हो गई होगी आपको एकदम, है ना। तो हृदय के दाएं भाग और दोनों भाग में, दोनों, है ना, हृदय के दाएं भाग में दोनों कक्षों में अशुद्ध रक्त है, डीऑक्सीजनेटेड है। हृदय के बाएं भाग में दोनों कक्षों में ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। तो ये बात क्लियर हो गई। तो देखो चूंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा लाल होता है और डीऑक्सीजनेटेड रक्त हमेशा ब्लू होता है, नीला। हमेशा याद रखना, रक्त का रंग नीला होता है, यदि उसमें ऑक्सीजन मिल जाता है तभी वो लाल होता है। तो ये बात एक आपको समझ में आ गई, है ना। आपको धमनी शिराओं में अंतर मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया। शरीर में समस्त धमनियां शुद्ध रक्त को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज, क्योंकि ये हृदय से फेफड़ों तक जो है ना अशुद्ध रक्त को लेकर जाती है। कौन से वॉल्व से, पल्मोनरी वॉल्व से, है ना। ये सब बातें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। शरीर की समस्त शिराएं अशुद्ध रक्त को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती हैं, लेकिन एक्सेप्शन क्या है
कि जो पल्मोनरी वेन है वो फेफड़ों से हृदय तक शुद्ध रक्त को ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है। देखिए शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी, मैंने अभी आपको बताया था एब्डोमिनल एरोटा। एब्डोमिनल का मतलब है उदरीय, एरोटा सबसे बड़ी धमनी है। और सबसे बड़ी शिरा कौन सी है जो वीन्स है, वो पश्च वेना कोआ, इन्फीरियर वेना कोआ सबसे। ये हमेशा दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए इसके जो नोट्स हैं वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर देता हूँ, सभी कंटेंट जो है टेलीग्राम पर पोस्ट कर देता हूँ। आपको कोई भी सजेशन देना है, आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिया हुआ है, तो आप वहाँ पर मुझे सजेशन दे सकते हैं। तो लास्ट पॉइंट बचा जो जिसमें आपका पूरा जो है ना रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए रिवीजन क्या है, परिसंचरण मतलब सर्कुलेशन किससे हो रहा है। सबसे पहले दायां आलिंद आया, ठीक है, दायां आलिंद जो है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से चलते हैं, दाएं आलिंद के बजाय जो है दाएं नीले से चलते हैं। दाएं नीले का मतलब जो सबसे बड़ा चैम्बर है ना, सॉरी एक मिनट इसको भी सुधार देते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं बाएं आलिंद से चलते हैं, क्योंकि हम लोग ये मानेंगे कि जो है बायां आलिंद जो है, बायां आलिंद कहाँ पर था, जहाँ पर है ना पहली बार रक्त जो है फेफड़ों से आ रहा था। तो बाएं आलिंद से लब से जो ध्वनि आती है उसके माध्यम से है ना, कौन से वाले वॉल्व से, देखिए मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो जो मिस्ट्रल वॉल्व है, बाइकस्पिड वॉल्व है, उससे क्या होगा, बाएं नीले में रक्त जाएगा। और रक्त 70 ml भरते ही क्या हो जाता है कि एरोटा वॉल्व जो है उससे पूरे शरीर में महाधमनी के माध्यम से शरीर में पहुंचेगा। अब शरीर में पहुंच गया तो शरीर डीऑक्सीजनेटेड करके महाशिरा में भेज देगा। यहाँ पर यह है ना, यहाँ क्या है, अंग, ऑर्गन आएगा यहाँ पे, ऑर्गन। और महाशिरा से क्या होगा, फिर रक्त किस में पहुंचता है, दाएं आलिंद में, ऊपर वाले में। और ऊपर वाले से नीचे वाले में जो वॉल्व में आता है वो मैंने आपको बताया था ट्राइकस्पिड वॉल्व, त्रिवलनीय वॉल्व से फिर वो दाएं नीले में आएगा। दाएं नीले में आके क्या होगा, फुफ्फुसीय धमनी में जाएगा। और फुफ्फुसीय धमनी से वो फेफड़ों में प्रवेश कर जाएगा। फेफड़ों में प्रवेश करने के बाद में जो है कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर निकल जाएगा, ऑक्सीजन अंदर आ जाएगा। और ऑक्सीजन जो है वो वापस से फुफ्फुसीय शिरा मतलब पल्मोनरी वीन्स के माध्यम से वापस से किस में आ जाएगा, बाएं आलिंद में रक्त आ जाएगा। इस तरह से ये परिसंचरण सर्कुलेशन चलता रहता है। तो आपको एकदम पिक्चर क्लियर हो गई होगी। एनी काइंड ऑफ सजेशन यू मे प्रोवाइड मी एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम, यू आर फ्री टू कॉल मी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों को सजेस्ट करें मेरे चैनल के बारे में, उनसे सब्सक्राइब भी कराएं। थैंक यू वेरी मच।